अच्छा, इस माइंडसेट के वर्ड का मतलब में जब भी सेट आ जाएगा ना तो इसका मतलब है कोई चीज हो चुकी है। माइंडसेट का मतलब यह है कि कोई चीज पहले से बनी हुई है और उस पहले से बनी हुई चीज के जरिए आप दुनिया को देख रहे हैं। लाइक समझिए, ये दुनिया, अर्थ, जिस पे सब कुछ है, क्या क्या है सुनिए, जिस पे इंसान है, ह्यूमन, जिस पे बाकी स्पीशीज हैं, जिस पे सारे इवेंट्स हैं एटसेट्रा, इस दुनिया पे हो रहा है ना सारा कुछ। माइंडसेट वो लेंस है जिसको मैं यहां रेड से ड्रॉ कर रहा हूं, जिससे इंसानी आंख देख रही है। ये वो बंदा जिसकी आंख इसमें से देख रही है, किसको देख रही है? इस पूरी दुनिया को देख रही है। अब प्रॉब्लम यह है कि दुनिया का साइज जितना मर्जी बड़ा हो, देखना आपने उस दुनिया को आपकी आंख ने किसके जरिए है? माइंडसेट के जरिए देखना है। इससे आप आजाद नहीं हो सकते। क्वेश्चन ये है, ये बना कब है? ये वन डे में नहीं बनता। किसी पैदा होने वाले बच्चे का माइंड सेट नहीं होता। इसीलिए सेगमेंट फाइट कहता है 6-7 साल में तरबियत होती है। वो जो तरबियत हो जाती है उसको कहते हैं माइंड सेट। खराब हो जाए तो माइंड सेट खराब है, सही हो जाए तो क्या है? माइंड सेट सही है। अब माइंड सेट है क्या? माइंड सेट मजमुआ है कुछ चीजों का, वो लिख लीजिएगा, लिस्ट है, या सुन लीजिएगा। पहली चीज, आप सोचते कैसे? क्योंकि हर कोई मुख्तलिफ सोचता है। आपकी सोचने का अंदाज क्या है? नंबर 2, आपके बिलीव्स क्या हैं? हर एक के यकीन मुख्तलिफ है। आज जैसे यकीन कहेंगे मजहब में चले जाते हैं, नहीं, लाइफ में हर चीज में एक यकीन है। आपका यकीन है कि जो जेब में चीज पड़ी है ना, वो चोरी साथ वाला नहीं करेगा। एक यकीन की बुनियाद पे आप किसी के साथ बैठे, नहीं तो कंफर्टेबल ना हो तो सीट अकेले जाके लोग बैठ जाते हैं, राइट? आप इस कोर्स को ज्वाइन करना, एक यकीन है कि यार कासिम अली शाह फाउंडेशन अगर 10-15 हज़ार रुपये लेगी, भागेगी नहीं, ठीक है? आप जिस बस में बैठते हैं, जिस जहाज में बैठते हैं, एक 200 रुपये की आप एक बुनियान खरीदते हैं, उस पर भी यकीन होता है। 50 रुपये की थ्रेडिंग एक औरत करवाती है, उसको भी यकीन होता है उड़ाएगा नहीं, उड़ नहीं जाने। एक एतबार, यकीन हर चीज में है कहीं, राइट? पहली चीज क्या थी? सोच। दूसरी चीज क्या थी? बिलीव्स। बिलीव्स। थर्ड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड थिंग इज आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस क्या है, उनसे अखज क्या किया हुआ। मसलन किसी का वालिद फोत हुआ है, ट्रेजेडी है, और उसके 10 साल बाद वो इस वाक़े की वजह से मनफी हो गया, और किसी का वालिद फोत हुआ है, वो 10 साल के बाद मजबूत इसलिए हो गया उसका वालिद फोत हो गया था। यानी इंसान की जिंदगी में पिछली सदी का सबसे बड़ा जिम रॉन्स का जुमला जिसे कोट किया जाता है, इंसान के साथ होने वाला वाक़या उसके मुस्तकबिल को डिफाइन नहीं करता, उस वाक़े पे जो आपका रद्द-ए-अमल है वो डिफाइन करता है। इस जेल के अंदर ऐसे कई कैदी पड़े हुए हैं जिनको सजाए मौत सुनाई गई है, उन्होंने कत्ल किया है और कत्ल की वजह सिर्फ घुरी है। और इस शहर में कितने ऐसे हैं जिनको घुरी डाली गई थी, उन्होंने माफ कर दिया था। एक ही वाक्य, एक ने मर्डर कर दिया, दूसरे ने माफ कर दिया, राइट? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? मैं एफएससी का स्टूडेंट था, फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने एफएससी की जब की, तो मुझे फिजिक्स का जब मैं वाइवा देने गया तो मेरा फिजिक्स का पेपर इतना अच्छा हुआ था, पार्ट 1 पार्ट 2 का, कि मेरा यकीन था आउट ऑफ 150 मेरे तकरीबन 150 ही होने हैं। 1998 जब मैंने वाइवा दिया अपना फर्स्ट, तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना अच्छा था। गरीब घर से था, मतवसत सा घर था, लेकिन कॉन्फिडेंस बड़ा था। तो मैं इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस में जब इंटरव्यू देने के लिए लैब में मौजूद था, तो उसने मुझे क्वेश्चन किया, वो तो गवर्नमेंट कॉलेज तू? मैं कहा नो। मैंने नहीं कहा, मैं कहा नो। कितों है? मैं कहा सर ऑब्वियस है कि इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस का स्टूडेंट तो प्रैक्टिकल भी यहीं हो रहे हैं, हमारे वाइवास भी यहाँ हो रहे हैं, अपना कार्ड कट। ये जुमले मुझे आज भी याद है। और ये ट्रेजेडी है लाइफ की। उसके बाद देखिए वो मेरी ट्रेजेडी गुड लक में कैसे कन्वर्ट हो रही है। मैंने अपना कार्ड निकाला, आज भी मेरे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तस्वीर है मेरे पास उस कार्ड की। पुराना 16 साल का कासिम अली, 17 साल का। तो वो मैंने रखा। उसने कहा वो ये अभी जेली लग रहा है। उसने मुझे फेल कर दिया। आउट ऑफ 25 आई गॉट ओनली 2 मार्क्स 25 में से। लेकिन मैं फेल फाइनल में नहीं हुआ। कैसे? गुड लक चेक करें। नहीं, प्रैक्टिकल में भी 50 में पास होना पड़ता था। उसमें फेल का मतलब फेल होता था हमारे ज़माने में।
जब सेकंड ईयर का वाइवा में देने गया, उधर उससे बड़ा शहंशाह मिल गया। एक क्रिकेटर होता था, उसका नाम से शेन वॉन, ऑस्ट्रेलिया का था, सॉरी। एक दिन पहले मैच हुआ था, तो सेकंड ईयर के फिजिक्स में वो मेरे से वाइवा ले रहा है कि शेन वॉन ने कितनी विकेटें ली थी। मैं कहा यार, को मेरे को स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी, कोई न्यूटन दे कानून, कोई कॉम्पटन इफेक्ट, कोई फिजिक्स, कोई। उन्हें कहा नहीं शेन वॉन ने। मैं कहा सर मैं क्रिकेट नहीं देखता। वो तू तो रज के नलायक है। मैं कहा सर कोई फिजिक्स का क्वेश्चन पूछ ले। अब मैं अंग्रेजी नहीं मार रहा था, मैंने तर्दा डालना शुरू किया। उसने 2 को फिजिक्स का क्वेश्चन, और जाओ चला गया। अल्लाह ने इतना रहम कर दिया, उसने 15-25 में से लगा दिए। कितने हो गए सर? 50 में से 17 वाला 33% होता है, पास हो जाता। मैं पास हो गया। जब रिजल्ट आया तो मेरे आउट ऑफ 150 149 थे। 1 नंबर कट ऑफ है, और प्रैक्टिकल में 17, टोटल कितने हो गए फिजिक्स में? 166। अगर ये ना होता तो फिजिक्स में कितने होने थे? नियर 200। एज पर मेरिट पढ़ने वाला बच्चा था, फिजिक्स अच्छी थी, उसके बाद 10 साल फिजिक्स पढ़ाई भी है मैंने। अगर ऐसा ना होता, अब जब रिजल्ट आया तो मैं मेरिट में जिस इंजीनियरिंग यूईटी में पहुंचा, जो इंजीनियरिंग मैं चाह रहा था, उसमें नहीं था। खुले लफ्जों में कहूँ तो मैं सीआरपी में था। आप अगर इंजीनियरिंग को जानते हैं, तरतीब में इस वक्त वो दुनिया में टाउन प्लानिंग वगैरह ऊपर चली गई हैं, जब से हाउसिंग्स का कल्चर है। मैं 1998 की बात कर रहा हूँ। तो मेरे लिए वो वक्त जो वाकया था, वो क्या बन गया यार, कितने यूईटी का एडमिशन थे, कितने इस्लामिया कॉलेज सिविल, दोबारा बीएससी डबल मैथ फिजिक्स में एडमिशन। मैं एक दफा तो ना, जैसे सही कहते हैं ना, मैं रोया। लेकिन फिर मुझे जेम रॉन्स के जुमलों का तो नहीं पता था, लेकिन एक तवक्कुल खुदा था। और वो तवक्कुल ये था कि जो वाकया हुआ ना, इसके पीछे को अल्लाह मियाँ की बहुत बड़ी हिकमत है। मैं अपने सारे वो जो मेरे फेलोज थे जो यूनिवर्सिटी चले गए थे, अब वो भी चढ़ाते थे। मजाक होता था ना, अब यूनिटी ख्वाब इकट्ठे देखे और एक का पूरा नहीं हुआ, बाकियों का हो गया। और मैं क्या बताऊं मेरे साथ हुआ क्या है। एक जगह कॉन्फिडेंस ले बैठा मेरा, दूसरी जगह शेन वॉन ले बैठा। मेरा कोई कसूर ही कोई नहीं है सर। नेक्स्ट ईयर मैंने, इन सब ने मुझे कन्विंस किया, जो चले गए हुए थे, जो मेडिकल के थे वो मेडिकल कॉलेज चले गए हुए थे, और जो इंजीनियरिंग वाले थे वो यूईटी चले गए हुए थे। इन्होंने मुझे कन्विंस किया कि यार दोबारा अटेम्प्ट रिपीट करो। तो तब ये नहीं, अब तो रिपीट ही बड़ी दुनिया करती है, मेडिकल में बहुत ही करती है, लेकिन हमारे ज़माने में रिपीट भी एक किस्म की गाली ही थी तकरीबन। मतलब एक क्वेश्चन ही था यार किसी को। अच्छा, ये जो तारुफ कराना होता है आजकल, क्या कर रहे हो, ये भी बड़ा स्यापा। लेकिन जनाबे वाला, आज मैं मुड़ के देखूं, और अगले साल ऑब्वियस है, मैंने गुस्से से बगैर तैयारी से अटेम्प्ट दी जी। मैंने गुस्से से 12 पेपर बगैर तैयारी के, और जान के मैं तैयारी नहीं करता था। मैं कहता था मुझे गुस्सा है यार, मैंने मगरू ना देना इस। हो गया यार, खैर है, तो बीएससी डबल मैथ तो है ही मेरे पास। रिजल्ट आया मेरा, बाय चॉइस मैकेनिकल में नाम आ रहा था। मैंने उस वक्त फर्स्ट पे इलेक्ट्रिकल थी, सेकंड पे मैकेनिकल थी, थर्ड पे केमिकल थी। मैंने थर्ड पे टिक खुद किया हुआ था, क्योंकि काशिफ रशीद साहब जो आते हैं अब, वो मेरे टीचर थे, वो केमिकल इंजीनियर थे। मुझे वो इतने पसंद थे कि मैंने सर के जाके हाथ चूमे। तब मैंने कहा सर एडमिशन ले लिया आपके शहजादे ने, चीता कहते रहे, चीते ने, केमिकल इंजीनियरिंग में आपकी वजह से। ये भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का फैसला नहीं था। देखो, ये कहानी पूरी नहीं सुनी हुई तो सुना रहा हूँ आज। ये भी फैसला क्या था? बबल मोटिवेशन। ठीक है कि नहीं? कि अभी मैं मंजन निकालूं और कहूँ जनाब लालो ते एनू जनाब बना के, उस तो बाद मैं दे विच थोड़ा आबे जमजम दा छट्टा भी मारिया, तो मजहबी बंदे वैसे खरीद लैंदे। आला मंजन दा की कम है दे नाल। तो वो एक बबल मोटिवेशन थी, और इंस्पिरेशन होनी चाहिए जिंदगी में। उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब एडमिशन ले लिया तो 2 साल मुझे कुछ समझ नहीं आई, और मैं हैरान था, मेरे साथ वालों को भी नहीं आ रही थी समझ। मैं कहता था नहीं आ रही, वो कहते चुप कर दे। ले जनाबे वाला, आज मैं ये वाकया इसलिए सुना रहा था आपको, मैं आज पीछे मुड़ के देखूं तो सारा क्रेडिट उस दिन 2 चीज़ों को जाता है। एक, वो इंग्लिश बोलने मेरे कॉन्फिडेंस को, मैं फेल ना होता उधर, और दूसरा शेन वॉन को, अगर वो ये क्वेश्चन ना पूछता और मैं मेरिट पे आके उस दिन को इंजीनियरिंग और शुरू कर लेता, आज ये आपके सामने बंदा खड़ा ना होता। एक कड़ी दूसरी कड़ी के साथ जुड़ती है तो जंजीर मुकम्मल होती है। ये ज़िंदगी के सारे वाक़यात ऐसे क्लिप हुए हैं आपस में। जिसको ये नज़र आने लग पड़े ना, उसको साहिब हिकमत कहते हैं, दरवेश कहते हैं, अल्लाह वाला कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, दानिश्वर कहते हैं। जिसको नहीं समझ आती उसके साथ हो रहा होता है। आपके साथ सुबह से अभी तक जो कुछ हुआ, अगर आपको समझ आ जाए ना, आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। कल यूईटी ने बुलाया हुआ था, उधर खड़े हो गए, मैंने कहा ये दरवाज़ा था मेरा, यहाँ से निकला था उस दिन में, उधर ही लेक्चर क्यों हो गया? उसी यूनिवर्सिटी को महीने का 10 लाख रुपया मैं डोनेशन क्यों देता हूँ? जो थर्ड ईयर मैंने छोड़ दी नहीं, जो उस एक बच्चे का यतीम का हाथ पकड़े और उसको पढ़ाए।
मैंने इस साल अनाउंस नई चीज़ कर दी है, 100 पुराने और अपने केमिकल इंजीनियरिंग बैच की 70 की क्लास को सबको डोनेशन दे दिया, पूरी क्लास को बेटा बना लिया। सर कोई डॉट गलत नहीं है, होने वाला वाकया भी लेंस है। अगली बात, ग्रूमिंग, ये भी लेंस है आपका, माहौल जिसमें ग्रूमिंग हुई। एक बंदे ने देखा 100 रुपए की खातिर अब्बा जी ने चपेट मारी माँ को, तुम मंगया क्यों है? उसके दिमाग में बैठ गया 100 रुपए एक ऐसी चीज़ है जिससे चपेट पड़ती है माँ को। उन्हें सच बोला ग्लास में थोड़ा चपेट पड़ी दराज, उसको पता लगा सच नहीं बोलने वाली चीज़ होती, जब भी बोले चपेट पड़ती है। ये माइंडसेट बन रहा है। इनसिक्योरिटी, नर्चर, अच्छी बोटी जो है लड़के को मिल जानी है, माठी बेटी को मिलनी है, तू बाज खाएंगी, राइट? ये नर्चर जो है ना, याद रखिए, इस पे बड़ी बड़ी शानदार किताबें जो हैं वो आ चुकी हैं और मैं पढ़ता हूँ, उसके रेफरेंस देता हूँ, आप लेक्चर सुनिए, उसमें आ जाते हैं। वो बताते हैं कि नफ्सियाती आर्ज़ों की भी 90% वजह बचपन के हालात और वाक़यात होते हैं। सब कुछ सोया होता है हमारे अंदर, बीमारियाँ, उसको जगाते हैं हालात। हमें घटिया माहौल बनाता है, हम नहीं होते, हमें फरिश्ता भी माहौल बनाता है। मेरी यूनिवर्सिटी की वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के दौर में मैं याद करता हूँ, इशफाक साहब ना मिलते तो आज ना होता ये दिन। वासिफ अली वासिफ की किताबें मैं FSC से पढ़नी शुरू ना करता तो आज का दिन ना मिलता। न्यूटन कहता है लकी बोना वो है जिसको द्यो मिल गया, क्योंकि द्यो हमेशा यहाँ बिठाता है बोनों को, उससे बोनों को बड़ा फायदा मिलता। कोटेशन न्यूटन, बोना द्यो के कंधे पे बैठ के आगे देख सकता है। काके को अपने पकड़े, छोटे बच्चे को इधर बिठा लें, उसको सबसे ज्यादा खुशी उसको होती है और आपको मजा आता है। वो इधर बैठ के कहता है पापा मुझे नजर आ रहा है, बोने की मौज हो जाती है। सर बदकिस्मत बोना वो है जिसको कोई द्यो नहीं मिला। हम वो द्यो बनने को तैयार ही नहीं है, और मिल जाए तो मानने को तैयार नहीं है। मुझे लोग कहते हैं सच्चा उस्ताद पीर, मैं कहा सच्चा मुरीद होता है पुत्र, सच्चा उस्ताद होता ही नहीं है। आप सच्चे हैं, दुनिया सच्ची है, आप झूठे हैं, सारी दुनिया झूठी है। यकीन करें, सिगरेट पीना होना बंदे को हर जगह दुकानें नजर आ जाती हैं, नमाज पढ़नी हो हर जगह मस्जिद नजर आ जाती है। यकीन करें, एक बंदा कहता है ये भी गलत है, मैं कहा यार मसला क्या है? कहता मेरी ट्रेनिंग है, लेंस मिला हो मुझे मैं ढूंढ लेता हूँ 2 नंबर कौन है 1 नंबर कौन है। सर बीमारियां अल्लाह की कसम लोगों को, शक वहम, ये सारा क्या है? माइंडसेट, नर्चर, हालात, वाकयात, आपके स्टैंडर्ड्स जो बने हुए हैं, क्या बोला, वो भी माइंडसेट है। कहता साड़ी नाकी कट गई है जी, हम रोटी नहीं पूछी। मैंने शादियों के फंक्शन खराब होते देखे जी, बुढ़े दे प्यू ਨੂੰ ਪੈਪਸੀ नहीं मिली, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਬੈੱਡ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੀਮਕ ਲੱਗੀ ਸੀ। These are the mindsets. Keep in your mind that 2 बंदे अगर इकट्ठे हैं तो 2 बंदे नहीं है, 2 माइंडसेट ने जो इकट्ठे खड़े हैं। हम उनको अलग नहीं कर सकते, 2 माइंडसेट है जिनको साथ चलना। जब आपको समझ आ जाती है ना माइंडसेट क्या है, तो फिर आपकी लड़ाई बाहर के साथ रहती नहीं, आपकी लड़ाई अपने साथ शुरू हो जाती है। सो अब बेसिक इसकी 2 टाइप्स हैं जिस पे मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं, उनको जल्दी से बता के मैं आगे चला जाऊंगा। मेकिंग मैंने बता दी आपको, मेकिंग बता दी। एक है ग्रोथ माइंडसेट, एक है फिक्स माइंडसेट। पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़ दें एक लम्हा। बात यह है कि जो ये जो बन चुका है, एक केस है ये ग्रोथ माइंडसेट है और दूसरा केस है फिक्स माइंडसेट। चेंज हो सकता है सर? 2 शर्तें हैं उसकी। एक ये है कि उस बंदे में ईगो ना हो तो हो सकता है। एक ऐसा शख्स जो गलतफहमी का शिकार है कि उसे पता भी नहीं है और उसको वहम है मुझे पता है, पर ऐसे बहुत सारे हैं ढेर लगा पड़ा। अच्छा लोग टकरे भी मार रहे हैं और कहते मैनू पता, तेनू बहुता पता। अब अपॉर्चुनिटी भी आएगी पहचानेंगे। ईगो वाले बंदे को ना अच्छा, आप फर्ज करें HR मैनेजर है ना, ईगो वाला HR मैनेजर को ना अच्छा पोटेंशियल नजर ही नहीं आता बंदे में, और कहता भाई मैनू बहुता पता। समझ आई कि नहीं? मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, ईगो वाला बंदे का रहने दो, गलना ने सारी, कोई अपॉर्चुनिटी। हम्बल बंदे को हर चीज नजर आती है, आजिज बंदे को हर चीज नजर आती है। सो फिर 2 तरह के माइंडसेट हो गए, फिक्स है, मेकिंग मैंने बता दी है। मेकिंग माइंडसेट शुरू कहां से होता है? सेगमेंट 5 के पास मां जाके 2 साल का बच्चा लेकर जाती है, कहती प्लीज गाइड मी, यू आर अ सेगमेंट 5, इतना बड़ा साइंसदान हो तुम, नफ्सियात दान हो, माहिर नफ्सियात हो, किताबें पढ़ी जाती हैं तुम्हारी, रेफरेंस दिए जाते हैं, बताओ इसको बड़ा इंसान कैसे बनाऊं। उसने कहा यू आर लेट। उसने कहा 2 years, 2 साल, नो 3 years। उसने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा पहले जिसकी कोक है उसकी तरबियत होती है तो फिर नस्ल की तरबियत होती है। इसीलिए 3 हक माँ के हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसलिए माँ के कदमों तले जन्नत है। जाके ढूंढिए, आप किताब पढ़िए, दुनिया की अजीम माएँ, किताब पढ़िए जाके। मैंने जितनी दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात देखी, उसके पीछे फैक्टर माँ मिला मुझे, या बाप मिला, उस्ताद तीसरा फैक्टर मिला मुझे।
इसी का नाम कर्म है। ये आज की जो नस्ल आई है ना, इसने आके तबाही फेर दी है जी जनरेशन में। ये कमबख्त पकड़ी कोई नहीं जाती, और इनको हम लेक्चरों के जरिए ठीक करने की कोशिश करें, मेहरबानी करें, नहीं हो सकता। इनका माइंड सेट चेंज करें, और उसके लिए आपको अच्छे वालिदैन बनना पड़ेगा। अच्छे वालिदैन के बगैर अच्छी नस्ल नहीं बन सकती। ये बिल्कुल ऐसी है कि अमरूद के बीज से आप आम निकालना चाहें, सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले खुद बने अमरूद, फिर अमरूद पैदा हो, नहीं तो हमेशा अमरूद से दुआ मांगेंगे, नहीं निकलेगा।